प्रगति पथ पटना के ऑनलाइन डिस्कशन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोरोना के चलते आप लोग का पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो गया है, लेकिन इसी दौरान रेलवे ने अपनी एग्ज़ाम्स के शेड्यूल्स को लगभग जारी कर दिया है। अभी कंफर्म डेट तो नहीं है, लेकिन कह रही है रेलवे बोर्ड की हम लोग 15 दिसंबर के आसपास से एग्ज़ाम लेना स्टार्ट करेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं CS सिंह आप सभी लोगों के लिए साइंस का पर डे ऑनलाइन डिस्कशन लेकर आया हूं। और इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि पर डे मंडे से लेकर फ्राइडे तक एक एक क्वेश्चन सेट्स को देखेंगे और इस क्वेश्चन सेट्स में आपके 20 क्वेश्चंस होंगे, जिसका हम लोग बारी बारी से सब क्वेश्चंस का डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आप सभी लोग जब हम इस वीडियो को अपलोड कर देंगे तो आप सभी विद्यार्थी जो है इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो भी टॉपिक्स से रिलेटेड आपको दिक्कत होता है उसको अच्छे से अपने जो भी स्टडी मटेरियल्स आपके पास अवेलेबल है उसमें आप अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। तो आज का हम लोग ऑनलाइन डिस्कशन क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें एक सेशन में 20 क्वेश्चन होगा, एक एक करके सारा क्वेश्चंस देखेंगे। जब ये वीडियो क्लास आप देख लीजिएगा तो आप इसका क्वेश्चन का PDF जो है वो प्रगति पथ के टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ क्वेश्चंस और फिर उसका डिस्कशन भी दोबारा रिवाइज करने के लिए देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका एक आवेशित खोखले गोले के केंद्र पर विद्युतीय विभव होगा। क्वेश्चन है एक आवेशित खोखला गोला है। तो खोखला गोला किसको कहा जाएगा? ये आपका एक खोखला गोला है जिसमें अंदर में कोई मास नहीं है, यानी फुटबॉल आप समझिए। तो फुटबॉल क्या होता है? एक खोखला गोला होता है, अंदर में एयर होता है, तो ये खोखला गोला हो गया। और इस खोखला गोला के आपके पूछ रहा है कि केंद्र पर विभव का मान कितना होगा। अब ये खोखला गोला आवेशित है यानी चार्ज है, तो जो भी चार्ज हम किसी खोखले गोले को देंगे वह सारा चार्ज जो होता है वह सतह पर चला जाता है, सतह पर यानी सरफेस पर। क्यों? क्योंकि चार्ज यानी आवेश जो होता है वह अधिकतम दूरी पर रहने का प्रयास करता है। तो ये सारा चार्ज जो है वह यहाँ पर चला है, ये सारा चार्ज। यानी अंदर में अगर पूछा जाए कि अंदर में चार्ज कितना है, तो अंदर में कोई चार्ज नहीं है। जो भी चार्ज है वो सारा सरफेस पर प्रेजेंट है, सारा सतह पर प्रेजेंट है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि इसके केंद्र में यानी कि यहाँ पर इस पॉइंट पर विभव का मान क्या होगा। तो आप याद रखिए कि खोखला गोला के अंदर, आवेशित खोखला गोला के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युतीय क्षेत्र का जो मान होता है या विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है खोखले गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर, चाहे वो सेंटर हो चाहे वो यहाँ या यहाँ, यानी कि किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है 0। यानी अगर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा खोखला गोला के अंदर किसी भी बिंदु पर कितना होता है तो कहेंगे कि 0 होता है। लेकिन विभव का मान कितना होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता 0 हो गई। लेकिन विद्युतीय विभव का मान कितना होगा अगर ये पूछता है तो याद रखिए खोखला गोला के अंदर विद्युतीय विभव का मान किसी भी बिंदु पर समान होता है, किसी भी बिंदु पर। मतलब अगर यहाँ का पोटेंशियल V है तो यहाँ का भी पोटेंशियल V होगा, यहाँ का भी पोटेंशियल V होगा, यहाँ का भी पोटेंशियल V होगा, यानी सभी जगह पर विभव बराबर होगा और ये सतह पर भी इसका विभव V ही होगा। खोखला गोला के अंदर सभी बिंदुओं पर विभव इंक्लूडिंग सेंटर यानी केंद्र के साथ साथ किसी भी बिंदु पर अंदर में विभव का मान बराबर होगा और वह सतह के विभव के मान के बराबर होगा। अब सतह पर विभव का मान कितना होता है? तो मान लेते हैं कि इस खोखला गोला का जो रेडियस है, ये रेडियस त्रिज्या स्मॉल r है, तो सतह पर विभव का मान कितना होगा? सतह पर विभव का मान होगा V = 1/4πε0 Q बाई स्मॉल r। तो ये सतह पर विभव का मान हुआ। तो जो सतह पर विभव का मान होगा वो ही अंदर में भी विभव का मान होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा? खोखला गोला के अंदर केंद्र, आवेशित खोखला गोला के केंद्र पर विद्युतीय विभव का मान कितना होता है? तो 0 नहीं होगा, ये इस मान के बराबर होगा। याद रखिएगा अंदर में किसी भी पॉइंट पर विभव बराबर होता है। अब ऑप्शन में दिया हुआ है 0, अनंत, 4π × 10⁻⁹ और D दिया हुआ है 0। अब यानी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पर तो चार्ज का वैल्यू दिया नहीं हुआ है, रेडियस तो दिया हुआ नहीं है,
तो हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। याद रखिएगा, इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर हमको Q और R नहीं मालूम है, ठीक है चलिए इसका वैल्यू तो मालूम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ और यूनिट अगर जानना चाहते, यूनिट तो आपको मालूम ही होगा कितना होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो ये इसका यूनिट के साथ वैल्यू हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब स्क्वायर। लेकिन हमको Q और R का वैल्यू तो नहीं मालूम है, आवेश कितना है वो भी नहीं मालूम है, रेडियस कितना है वो भी नहीं मालूम है। इसीलिए पहला का जो क्वेश्चन होगा, पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि आवेशित खोखले गोले के केंद्र पर विद्युतीय विभव का मान कितना होगा। देखिए केंद्र पर अगर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता पूछता तो 0, और केंद्र ही नहीं खोखला गोला के अंदर किसी भी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता बोलता तो कितना होता है, 0 होता है। लेकिन ये विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं पूछ रहा है, ये विभव पूछ रहा है। तो खोखला गोला के अंदर सभी बिंदुओं पर विभव बराबर होता है, और उसका मान कितना होता है, और उसका मान जो होता है सतह पर जो विभव होता है उसी के बराबर होता है। यानी अंदर जो पॉइंट्स बना, अंदर में जो है वह पॉइंट्स वह इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स है, सम विभव वाला बिंदु है। और इस विभव का मान अंदर में विभव यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर विभव उतना ही होगा जितना सेंटर पे है। यहाँ पर विभव कितना होगा, यहाँ पर सरफेस पर है, यहाँ पर विभव कितना होगा उतना ही होगा इस पॉइंट पर विभव जितना कि सरफेस पर है। सरफेस पर कितना है ये वैल्यू है। यहाँ पर पूछेगा तो कितना होगा, उतना ही होगा जितना सरफेस पर है। यहाँ पूछेगा तो कितना होगा, उतना ही होगा जितना सरफेस यानी सतह पर है। तो सभी बिंदुओं पर विभव का मान क्या होता है, बराबर होता है, और वह सतह के मान के बराबर होता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 3 प्रतिरोधों प्रत्येक को 4 ओम का एक त्रिकोण बनाने के लिए जोड़ा जाता है। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन के बाद आइए, 3 रेजिस्टेंस है, 3 प्रतिरोध है, और इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक ट्राइंगल यानी कि त्रिकोण का रूप देते हैं। तो यहाँ पर आपका एक त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज का एक भुजा ये हो गया, त्रिभुज का दूसरा भुजा ये हो गया, और तीसरा भुजा ये हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि 3 प्रतिरोध प्रत्येक को 4 ओम का एक त्रिकोण बनाने के लिए जोड़ा जाता है। तो प्रत्येक रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 4 ओम है, ये 4 ओम है। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, तो 2 टर्मिनल्स के बीच प्रतिरोध क्या होगा। 2 टर्मिनल्स का मतलब 2 सिरा, तो ये दोनों भी हो सकता है, ये दोनों भी हो सकता है, ये दोनों भी हो सकता है। यानी आप ए और बी टर्मिनल्स के बीच भी निकाल सकते हैं, आप बी और सी टर्मिनल के बीच भी निकाल सकते हैं, और आप ए और सी टर्मिनल्स के बीच भी निकाल सकते हैं। यानी यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया, बताया नहीं कि कौन टर्मिनल के बीच निकालना है। तो आप किसी भी टर्मिनल को ले लीजिए, चलिए हम बी और सी ही लेते हैं, इसी टर्मिनल के बीच। अब देखिए जब इस टर्मिनल के बीच निकालना है तो अब आपको सीरीज और पैरेलल का कंसेप्ट होना चाहिए। आप जानते हैं कि सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है वह कैसे जोड़ता है, तो समतुल्य प्रतिरोध सीरीज में जोड़ना होता है तो सब प्रतिरोध का वैल्यू को ऐड कर देते हैं, सिंपली ऐसे डायरेक्ट ऐड कर दिया जाता है। और पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस निकालना होता है तो क्या होता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1/r पैरेलल का वैल्यू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 इस प्रकार करके निकालते हैं। अब यहाँ पर आपको सीरीज और पैरेलल को पकड़ना होगा कि कौन कौन रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन किसके साथ पैरेलल में है। अब इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए ये नहीं सोचना है कि पहले सीरीज बनाना है कि पहले पैरेलल बनाना है। आपको जो मिल जाए पहले, जहाँ से पकड़ में आ जाए वहाँ से आप उसको सॉल्व कीजिए। आप कैसे सॉल्व कीजिएगा इसको देखिए। आपको बोला किसी 2 टर्मिनल्स के बीच, तो हमने टर्मिनल्स लिया बी और सी। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, एक बैटरी को कनेक्ट कर दीजिए। मान के चलिए एक बैटरी कनेक्टेड है, तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ऐसे हमने कनेक्ट कर दिया। ये हम सिर्फ एक इमेजिनेशन है, हम लोग सिर्फ कल्पना कर रहे हैं कि ऐसे हमने बैटरी को कनेक्ट किया। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब करंट हम लोग जानते हैं कि किधर से किधर फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ से करंट चला ऐसे, और यहाँ से ये 2 भाग में बट गया, एक इधर गया एक इधर गया। एक यानी पार्ट में चला गया, बी ए के पार्ट में चला गया, एक बी सी के पार्ट में चला गया। चलो इससे आगे बढ़ते हैं। इसमें जो करंट जाएगा वही करंट इसमें जाएगा।
देख रहे हैं यहाँ से करंट चला, यहाँ पर आया, यहाँ से जो करंट इसमें गया वही करंट इसमें गया, कहीं पर करंट का डिवीजन नहीं है, कहीं पर करंट बट नहीं रहा है, यानी ये दोनों क्या हो गया, सीरीज में। तो जब ये दोनों सीरीज में हो गया तो सीरीज में कैसे जुड़ता है, R1 प्लस R2, तो ये 4 और ये 4 कितना हो गया, 8। तो यहाँ पर फिगर, इसको इसी का फिगर बनाते हैं यहाँ पर बगल में, तो 4 और 4 कितना हो गया, 8 ओम, ये हो गया हमारा 8 ओम, ये हो गया 8 ओम। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर है 4 ओम जैसे था, तो ये आ गया 4 ओम, ये 4 ओम हम यहाँ लगा दिए, ये 4 ओम। ये पॉइंट हो गया कौन सा, पॉइंट हो गया बी, यहाँ पर पॉइंट बी था, देखिए यहाँ पर पॉइंट बी है, तो ये पॉइंट बी हो गया, और यहाँ पर पॉइंट क्या है, यहाँ पे पॉइंट सी है, तो यहाँ पे पॉइंट सी लिख दी। अब यहाँ से बैटरी ऐसे कनेक्टेड है, तो यहाँ से बैटरी कनेक्ट कर दिए, इमेजिनेशन। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जब करंट चल रहा है तो ये करंट यहाँ से दो भाग में बट रहा है, तो पैरेलल हो गया। अब ये पैरेलल, यहाँ पैरेलल होने का संभावना है। पैरेलल कब होता है, जब दोनों बटे करंट और फिर यही दोनों करंट बाद में जाके मिले भी, तभी आप इसको पैरेलल कह सकते हैं। तो यहाँ से करंट चला, यहाँ से बटा, और फिर देखिए ये दोनों करंट मिल गए, तो कंफर्म हो गया कि ये 8 ओम और ये कितना था, 4 ओम, ये दोनों पैरेलल में है। तो 8 ओम और 4 ओम पैरेलल में है, तो इसको सॉल्व करने के लिए 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इसको यूज़ कीजिएगा। लेकिन देखिए ये फॉर्मूला हम लोग तब यूज़ करते हैं जब 3 या 3 से ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। हम लोग एक शॉर्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, आप इसको कह सकते हैं एक ट्रिक है। एक ट्रिक है कि जब 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो बिना ये सिस्टम लगाए, ये बिना एलसीएम लिए, इसको सॉल्व करने के लिए तो एलसीएम वगैरह लेना होगा, तो वो उसको बिना यूज़ किए कैसे बनाएंगे, तो डायरेक्ट पैरेलल में वैल्यू कितना होगा, R पैरेलल इज इक्वल टू दोनों का गुना, दोनों रेजिस्टेंस का गुना, तो 8 गुना 4 और दोनों रेजिस्टेंस का जोड़ यानी 8 प्लस 4, दोनों का गुना बट्टा दोनों का जोड़, तो 8 चके 32 और 8 4 12, तो ये हो गया 32/12, और 32/12 का मतलब कितना हो गया, 8/3, तो ये हो गया 8/3 ओम, ये हो गया 8/3 ओम। तो आंसर कितना हो गया, 8/3। अब फिर से समझिए, ट्राइंगल में 3 भुजा में 4-4 ओम रेजिस्टेंस लगा था, किसी 2 टर्मिनल के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए आपको बोला, जिसके बीच निकालना है वहाँ पर आपने एक बैटरी कंसीडर कर लिया, यहाँ से करंट को चलाइए, यहाँ से करंट गया ऐसे यहाँ तक आया, यहाँ से 2 भाग में बटा, यहाँ से जो करंट जाएगा वही करंट इसमें जाएगा, तो ये दोनों हो गया सीरीज में, क्योंकि करंट सीरीज में आप जानते हैं कि श्रेणी क्रम में करंट समान रहता है, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में सीरीज में, तो 4 और 4 हो गया 8, क्योंकि सीरीज तो ऐसे जुड़ेगा। जब ये 4, अब आप बोल रहे हैं कि सर इससे काहे नहीं बढ़ रहा, चलो इसी से बढ़ते हैं। मान लो यहाँ से करंट चलेंगे तो ये करंट फिर इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो यहाँ पर तो ये करंट जब चलेगा यहाँ से, तो यहाँ पर ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो इस कंडीशन में हम इसके साथ इसको पैरेलल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि करंट तो हम इधर से चला है, इसलिए आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया आपका 8/3 ओम, और ये ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, 8/3 ओम। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 2। बात समझ में आ गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, शुष्क सेल में कार्बन का छड़ कार्य करती है। आपको ये बताना है कि शुष्क सेल यानी ड्राई सेल, ड्राई सेल क्या होता है, वह सेल जो हम लोग घर में अपने घड़ी में यूज़ करते हैं, जो दीवार घड़ी होता है या जो टॉर्च आप यूज़ करते हैं, उसमें जो आप सेल यूज़ करते हैं वह सेल जो होता है वह होता है आपका शुष्क सेल, ड्राई सेल। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शुष्क सेल में कार्बन का रॉड किसका काम करता है। देखो, कार्बन का रॉड एनोड का काम करता है, कैथोड का काम करता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपके पास बेसिक कंसेप्ट क्या होना चाहिए। देखो, सबसे पहले आपके पास जो बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए, बैटरी के साथ ये कैथोड और एनोड का टर्म यूज़ करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है, लेकिन उसको हम लोग सिंपल कैसे बना सकते हैं, इस चीज़ को समझिए। तो सबसे पहले समझिए, कैथोड उस इलेक्ट्रोड को कहा जाता है जहां पर रिडक्शन होता है। जिस इलेक्ट्रोड पर कैथोड के लिए प्लस और माइनस का टर्म यूज ही नहीं होता है, या एनोड के लिए प्लस और माइनस का टर्म यूज ही नहीं होता है, क्योंकि वो सेंस बदल जाता है चार्जिंग डिस्चार्जिंग के लिए। इसलिए जो बात बोल रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा। कैथोड उस इलेक्ट्रोड को कहा जाता है जिस पर रिडक्शन होता है। कैथोड
उस इलेक्ट्रोड को कहा जाता है जिस पर रिडक्शन होता है, और एनोड उस इलेक्ट्रोड को कहा जाता है जिस पर ऑक्सीडेशन होता है। फिर से बात को समझिएगा, कैथोड उस इलेक्ट्रोड को कहेंगे जिस पर रिडक्शन होगा, और एनोड उस इलेक्ट्रोड को कहेंगे जिस पर ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन का हिंदी होता है अवकरण, और ऑक्सीडेशन का हिंदी होता है ऑक्सीकरण। तो रिडक्शन हो गया अवकरण, ऑक्सीडेशन हो गया ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यानी यहाँ होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन या कई इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग होता है तो इस प्रक्रिया को ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर, और कैथोड पर होता है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आपको ये बताना है कि कार्बन का छड़ क्या है। तो इसको समझने के लिए पहले देखिए, हम एक ड्राइसेल का एक सोचते हैं। तो ड्राइसेल जो होता है, इसमें देखे होंगे यहाँ पर ब्रास का कैप लगा होता है, इसी के साथ कार्बन का रॉड रहता है। ये कार्बन का रॉड है, ये कार्बन रॉड है, ये कार्बन का रॉड है, ये ब्रास का कैप है, ब्रास कैप, और ये जिंक का कंटेनर है। तो ये कंटेनर ऑफ कौन सा हो गया? जिंक। तो आप जानते हैं कि आपने देखा होगा, ड्राइसेल घर में यूज़ करते होंगे। तो ये होता है आपका प्लस, और ये जिंक जो होता है ये होता है माइनस। तो अब आपको ये पता लगाना है यहाँ पर कि इसमें ये कार्बन का रॉड जो प्लस है, इसको कैथोड कहेंगे कि एनोड कहेंगे, और ये जो जिंक का रॉड है, इसको आप, जो नेगेटिव है, इसको आप क्या कहेंगे? तो आप सोचिए कि हमने इसको किसी सर्किट से कनेक्ट किया। अब यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं इस तरह से। ये मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है, लोड है, कुछ भी, या बल्ब है, जो भी है, और यहाँ पर हमारा ये सेल है, ऐसे हमने सेल बनाया, ये ड्राई सेल। तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। ये जिंक है इधर, और ये कार्बन का रॉड है, ये देखिए कार्बन का रॉड, ये कार्बन का रॉड, ये हो गया हमारा प्लस, और ये सिरा हो गया हमारा माइनस। अब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं इस लोड से। तो इस लोड से ऐसे कनेक्ट कर दिए, देखिए ये लोड से कनेक्ट हो गया, सेल को कनेक्ट कर दिया इस रेजिस्टेंस से, इसको आप लोड रेजिस्टेंस कह सकते हैं। यहाँ से आप जानते हैं कि करंट का प्रवाह कैसे होता है? करंट का प्रवाह होता है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह ऐसे होगा, ये ऐसे, ऐसे चला इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे। तो जब इलेक्ट्रिक करंट चला तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव चला। और आपको ये भी मालूम है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा विद्युत धारा के प्रवाह के दिशा के विपरीत होती है, या आप ऐसे कह सकते हैं विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दिशा के विपरीत मानी जाती है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसे होगा? ऐसे होगा। यह है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन देखिए, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हम दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये जो नेगेटिव वाला भाग है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से? ये वाले पार्ट से। तो इलेक्ट्रॉन जिंक यानी नेगेटिव जो है वह लूज किया। जब नेगेटिव लूज किया तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन क्या हुआ? एनोड। यानी ये पार्ट हो गया आपका एनोड। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये जिंक जो है वह इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो ये जो जिंक है ये किसकी तरह काम कर रहा है? ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी जिंक पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ये एनोड का काम कर रहा है। तो ये जो नेगेटिव हो गया, ये वाला पार्ट, ये हो गया आपका क्या चीज़? ये हो गया आपका एनोड। ये हो गया आपका एनोड, एनोड हो गया। और ये जो कार्बन है, ये इस कार्बन क्या कर रहा है? इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है।
तो एक्सेप्ट कर रहा है यानी गेन कर रहा है, तो गेन का मतलब रिडक्शन, और रिडक्शन का होता है कैथोड पर। तो ये हो गया यहाँ पर, ये जो है ये हो गया आपका कैथोड। तो हमारे पास कंसेप्ट क्या है? हमारे पास कंसेप्ट है कि कैथोड पर रिडक्शन होता है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। पहला कंसेप्ट ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आपको बिल्कुल याद रखना। अब यहाँ पर आ जाइए, ड्राई सेल का फिगर समझिए। तो ड्राई सेल में एक कार्बन का रॉड होता है जो प्लस का काम करता है, इसी कार्बन के रॉड से आपका ब्रास कैप जुड़ा रहता है, ये पॉजिटिव है। जिंक का कंटेनर जो होता है वो नेगेटिव का काम करता है। अब जब हम इसको किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो करंट का प्रवाह तो प्लस से माइनस होता है, तो देखिए प्लस से माइनस, लेकिन इलेक्ट्रॉन चलता है माइनस से प्लस, तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे चला। इसका मतलब है कि ये जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज किया। तो जिंक जब इलेक्ट्रॉन को लूज किया यानी जिंक पर हुआ ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब जिंक हो गया एनोड। तो ये जिंक हो गया एनोड, जिंक हो गया, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं जिंक हो गया। और ये कैथोड जो है ये कार्बन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो यहाँ ये कैथोड हो गया। तो ये हो गया आपका कार्बन किसकी तरह काम करता है? कैथोड की तरह। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? शुष्क सेल में कार्बन का छड़ कार्य करता है। ऑप्शन था एनोड का, कैथोड का, दोनों का। तो दोनों का तो नहीं होगा। चलिए, जिंक काम करता है एनोड का और कैथोड काम करता है, सॉरी कार्बन काम करता है कैथोड का। तो आंसर हो जाएगा, कार्बन की छड़ पूछा था इसलिए आंसर हो जाएगा कैथोड का, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3 का बी नंबर। तो आंसर क्या हो गया? 3 का बी, कार्बन का छड़ किसका काम करता है? कैथोड का। तो ये बात कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया, इसको ध्यान से समझिएगा। नहीं समझ में आ रहा है वीडियो पॉज करिए, फिर से देखिए एक बार, ठीक है। अब आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आपका है 4। एक समतल अवतल लेंस 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच से बना है। समतल अवतल लेंस। अब देखिए, लेंस आप जानते हैं कि मेनली आप पढ़े हैं कि 2 प्रकार का लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है। लेकिन इसके अलावा भी लेंस होते हैं, जैसे समतलोत्तल लेंस होता है, समतलावतल लेंस होता है, उभयावतल होता है, अवतलोत्तल होता है। तो इस टाइप का और भी लेंस होता है। अब ये फिगर में क्या है कि क्वेश्चन कह रहा है समतल अवतल लेंस। तो ध्यान से समझिए, देखिए समतल अवतल लेंस ऐसा होता है, ये हुआ सतह समतल और ये सतह हुआ अवतल, तो इसको कहेंगे समतल अवतल लेंस। अगर क्वेश्चन पूछता है समतल उत्तल लेंस, तो समतल उत्तल लेंस कैसे बनाते हैं? ये होता समतल और ये होता उत्तल, तो ये समतल उत्तल लेंस हो गया। अगर क्वेश्चन कहता उत्तल लेंस तो कैसे बनाते हैं? तो ये उत्तल लेंस हो गया। अगर क्वेश्चन कहता अवतल लेंस के लिए कैसे, तो अवतल लेंस ऐसा हो गया। अगर क्वेश्चन कहता उभयावतल लेंस बनाना है, तो उभयावतल मतलब पहला उभया यानी उत्तल, उभया का मतलब हो गया उत्तल, तो उत्तल, और फिर उभयावतल तो उसके बाद अवतल, तो ऐसे बनाते। तो इस तरह से। और अगर बोलता अवतलोत्तल तो पहले बनाते अवतल और फिर बनाते उत्तल। तो ये अलग अलग प्रकार का लेंस। देखिए, ये है समतल अवतल, ये है समतल उत्तल, ये दोनों तरफ से उभरा हुआ है। देखिए, इधर से भी उभरा हुआ है, इधर से भी उभरा हुआ है, इधर से भी उभरा हुआ है, इधर से भी उभरा हुआ है। उभरा हुआ समझते हैं ना, ये पार्ट को उभरा हुआ कहता है और ये पार्ट को धंसा हुआ कहता है। तो ये ऐसा लेंस है इस टाइप का, इधर से भी उभरा है और इधर से भी उभरा है, दोनों तरफ से, तो ये उत्तल हुआ। अब दोनों तरफ से धंसा है, इधर से भी धंसा रहेगा और आपका इधर से भी धंसा रहेगा, इस टाइप का। इधर से भी धंसा है और ये देखिए इधर से भी धंसा हुआ है, तो दोनों तरफ से धंसा हुआ है, तो ये अवतल हो गया। दोनों तरफ से अवतल, तो ये अवतल लेंस हुआ, ये उत्तल हुआ, ये समतल अवतल, ये समतल उत्तल। इधर से उभरा हुआ है तो उत्तल हुआ और इधर से धंसा हुआ है तो अवतल हुआ, तो यह हुआ उत्तलावतल। तो उत्तलावतल नहीं ज़्यादातर प्रचलित है, यह है उभयावतल। और इसमें देखिए पहला धंसा हुआ इधर से और इधर से देखिए उभरा हुआ। इधर से देखिएगा, एक सतह को इधर से देखना है, दूसरा सतह को इधर से देखना है। बात समझिए, एक बार आपको सतह को इधर से देखना होता है, दूसरा बार सतह को इधर से देखना होता है। एक ही तरफ से दोनों सतह को नहीं देखना है। तो यहाँ से देखें तो ये अवतल है और इधर से देखें तो उत्तल है। यहाँ से देखिए धंसा हुआ है बिल्कुल, और इधर से जब आप देखिएगा इधर से, तो ये आपको कैसा नज़र आ रहा है? ये देखिए उभरा हुआ नज़र आ रहा है।
तो ये हो गया अवतल उत्तल यानी अवतल उत्तल। तो लेंस को पहचानने का तरीका समझ लीजिए कि कौन सा लेंस को हम कैसे पहचानेंगे। ये नहीं कि क्वेश्चन हमेशा अवतल या उत्तल लेंस ही आएगा कि आपको मन करेगा अवतल बनाने तो ऐसे बना दीजिएगा, अवतल आएगा तो ऐसे बना दीजिएगा, हो गया काम खत्म, नहीं। तो यहां पर क्वेश्चन है कौन सा? क्वेश्चन है यहां पर समतल अवतल। तो अभी हम इसका बात करते हैं। अब कहता है एक समतल अवतल लेंस 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच से बना हुआ है। अपवर्तनांक इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो इस जिस मटेरियल से बना हुआ है उस मटेरियल का, उस पदार्थ का अपवर्तनांक दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 1.5। 1.5 अपवर्तनांक वाला पदार्थ से बना हुआ है, वाले कांच से बना हुआ है, और इसके वक्र फलक की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर। तो देखो ये तो समतल है, तो इससे तो कोई सर्किल बन नहीं सकता है। तो अगर इसका कोई त्रिज्या पूछेगा तो जब इससे सर्कल नहीं बनता है तो इसका रेडियस क्या होगा? जीरो मत कहना, जीरो मतलब यहीं पर हुआ। जब हम लोग को किसी चीज़ का आंसर नहीं मालूम होता है फिजिक्स में तो उसका आंसर अनंत दिया जाता है, इनफाइनाइट। जब नहीं होता है कोई चीज़ तो यहाँ पर समतल है और इसका त्रिज्या संभव नहीं है क्योंकि इससे सर्किल बनना संभव नहीं है। तो पहला सतह, ये है पहला सतह, देखो ये फर्स्ट है। हिंदी पढ़ते हैं हम लोग या इंग्लिश, और इंग्लिश पढ़ा जाता है लेफ्ट टू राइट, मतलब बाएं से दाएं, और उर्दू पढ़िएगा तो होगा दाएं से बाएं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है किसमें? हिंदी में, या लिखा रहेगा अंग्रेजी में। अभी मत बोलना कि सर उर्दू में रहेगा तो क्या करेंगे। क्वेश्चन कोई भी लैंग्वेज में हो, बनाना हम लोग को इंग्लिश हिंदी सिस्टम से ही है। तो इधर से स्टार्ट करना है, लेफ्ट टू राइट। तो ये लेफ्ट वाला सतह पहला सतह है, ये हो गया R1। इसका वक्रता त्रिज्या कितना हो गया? ध्यान से देखो, R1। R1 का वक्रता त्रिज्या कितना हुआ जी? अनंत। अभी मत बोलना कि सर बीच बीच में हंसाया कीजिए, हंसाने उसाने वाला क्लास नहीं है क्योंकि अब एग्जाम का टाइम आ गया है, इसलिए सीरियस होकर पढ़ना है, कॉमेडी कार्टून वाला काम नहीं। और ये दूसरा सतह, देखिए ये दूसरा सतह है, तो इससे सर्किल बनाइएगा तो ऐसे बनेगा, ऐसे। तो ये किधर जाएगा? सेंटर इसका, इस साइड। इस साइड क्या होता है मैथ्स में? देखो तो मैथ्स पढ़ता है ना, मैथ्स में ये ओरिजिन इधर प्लस इधर माइनस। अगर ऐसा सतह रहता तो माइनस ले लेते इसका रेडियस, ऐसा सतह है इसलिए इसका रेडियस प्लस लेंगे। बात समझ लो। इस तरह का सतह रहेगा तो माइनस ले लेंगे, इस तरह का सतह रहेगा तो प्लस ले लेंगे। क्यों? क्योंकि मैथ्स में दाएं तरफ हम लोग लेते हैं प्लस, अब बाएं तरफ लेते हैं माइनस। तो यहाँ पर क्या लेंगे? प्लस। ये होगा दूसरा सतह R2, और R2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में जी? त्रिज्या है 50 सेंटीमीटर, तो प्लस लेंगे 50। अब यही क्वेश्चन में अगर ऐसे रहता, ये क्वेश्चन रहता है इस टाइप का, देखो ऐसा, तो पहला वाला तो अनंत है ही, और दूसरा वाला देखो ऐसे है, तो ये इस साइड जा रहा है तो इसका ले लेते हैं माइनस। इसका बोलता है यह होता R1, ये होता R2, तो R1 तो इन्फिनिटी अनंत है, समझ में आ ही गया। R2 यहाँ हो जाता -50। गड़बड़ाना नहीं है, ये नहीं कि क्वेश्चन बदल देगा तो तुम लोग भी अपना कंसेप्ट बदल देना। कुछ ध्यान से समझो, इस साइड होता है माइनस, इस साइड होता है प्लस। तो चलो ये बात तो सबको क्लियर हो गया। अब आ जाओ, तो R1 हो गया। अब बता रहा, पूछ रहा है कि इस लेंस की फोकस दूरी क्या है। तो लेंस की फोकस दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला याद रहना चाहिए, और जो फॉर्मूला याद रहना चाहिए उस फॉर्मूला का नाम है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस बनाने वाला जो फॉर्मूला होता है, लेंस बनाने वाला फॉर्मूला क्या है? 1/f, f हो गया लेंस का फोकस दूरी, इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। R1 हो गया पहला सतह, पहला मतलब बायां वाला सतह का वक्रता त्रिज्या, और R2 हो गया दूसरा सतह, दूसरा सतह मतलब दायां वाला। पहला हो गया बायां, दूसरा हो गया दायां, बोल रहे हैं बाएं से दाएं पढ़ते हैं, तो दूसरा वाला सतह का वक्रता त्रिज्या। अब देखो सब कुछ मालूम है आपको, आप हल कर लो। 1/f इज इक्वल टू म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1.5, तो 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 1/r1, R1 का वैल्यू कितना है? अनंत, माइनस 1/r2, R2 का वैल्यू कितना है? +50।
चलो अब इसको तो हल कर सकते हो, 1.5 में 1 गया कितना होगा, आधा, गुने -1/50, और यहाँ से हल कर लोगे तो 50 दूना 100, तो F इज इक्वल टू हो गया -100 सेंटीमीटर। आंसर कौन सा हो गया, -100 सेंटीमीटर। तो ये फोकस दूरी निकला, लेकिन क्वेश्चन में फोकस दूरी नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है पावर। क्या पूछ रहा है, पावर। तब पावर इज इक्वल टू पढ़ा होगा 1/f, कब, जब फोकस दूरी होगा मीटर में, याद रखना पावर होता है 1/फोकस दूरी मीटर में, 1/फोकस दूरी मीटर में, नहीं तो अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो P बराबर 100 नहीं दिखाई देगा तो जूम करके देख लेना, फोकस दूरी सेंटीमीटर में। और कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करना होगा तो वही चीज़ कमेंट करना जो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। ये नहीं कि वेरी नाइस थैंक यू वाला कमेंट नहीं, जो नहीं समझ में आ रहा है कंसेप्ट उसको, या जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसको पूछना, कमेंट बॉक्स में वही कमेंट करना है। और अगर समझ में आएगा तो बाकी दोस्त जो भी तुम्हारा दोस्त सब है जिसको एग्ज़ाम है और जिसको इसका फ़ायदा उठाना है उसको बता देना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर दिन एक एक वीडियो जाएगा सोमवार से शुक्रवार तक। अब इसको बनाओ तो P बराबर क्या हो जाएगा, 100 कोरोना था, पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा हम लोग भी ध्यान नहीं दिया आप लोग पर, लेकिन अब ध्यान देंगे, इसलिए अब टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम तक में फिर से जैसा आपका स्पीड था पेस था, फिर वैसा ही स्पीड और पेस आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है उसके लिए, अभी बहुत टाइम है, पढ़ा हुआ सब कुछ है, एक बार आप रिवीजन कर दीजिएगा, फिर से आप अपना पुराना वाला फॉर्म में आ जाइएगा। तो फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितना है जी, -100, बना लो। पावर बराबर कितना हो जाएगा, 100/100 कितना होता है, 1, तो -1, डी मतलब दीपिका नहीं, डायोप्टर, तो पावर हो गया -1 डायोप्टर। तो आंसर कितना हुआ, क्वेश्चन पूछा था कि लेंस की पावर कितनी होगी, तो देखो लेंस का पावर कितना है, तो ये अगर वैल्यू नहीं पुट करेगा सही से तो प्लस माइनस में गड़बड़ाएगा तो आंसर वो गड़बड़ा जाएगा, इसलिए सही आंसर होगा फोकस दूरी -100 सेंटीमीटर। अब पावर पूछेगा तो पावर कितना होगा, -1 डायोप्टर। चलो तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। देखो कहता है ध्वनि तरंग किस दर से यात्रा करती है। तो आपको तो मालूम है कि अलग अलग स्थिति में ध्वनि तरंग का स्पीड जो होता है वो अलग अलग होता है, अलग अलग सिचुएशन में साउंड का, ध्वनि का जो स्पीड होता है वो अलग अलग होता है। तो ये तो नहीं पूछा कि किस में है, लोहा में कि तांबा में कि पानी में कि हवा में कि 20 डिग्री सेल्सियस पर 50 डिग्री सेल्सियस पर। है कि जानते हैं आप कि तापमान बढ़ने पर ध्वनि का वेग भी बढ़ता है, तो ये तो किसी को पूछा नहीं, तब क्या, तब क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, सो बात नहीं है, तब जनरल दिमाग लगाएंगे। जनरल कंपटीशन का विद्यार्थी के पास जनरल वाला दिमाग होना चाहिए, सामान्य दिमाग, जो सब सोचता है वो आप भी सोचिए, यही है जनरल दिमाग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं सोचना है, जो सब सोच रहा है वो आप भी सोचिए, जो सब क्वेश्चन बना रहा है आप भी बनाइए, लेकिन जो दूसरा लोग गलत बना रहा है आप उसको सही बना दीजिए, देखिए रिजल्ट हो जाएगा। इतना ही करना होता है। तो अब क्वेश्चन क्या था कि ध्वनि तरंग किस दर से यात्रा करती है, तो ना माध्यम दिया ना तापमान दिया है, कि शुष्क हवा में पूछ रहा है कि नमी वाला हवा में पूछ रहा है कि ठोस में पूछ रहा है कि द्रव में पूछ रहा है कि हवा में पूछ रहा है कि कितना तापमान पे पूछ रहा है, नहीं। तो हम लोग वो जनरल का याद रखते हैं। क्या याद रखते हैं हम लोग कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग होता है कितना भाई, 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग वायु में होता है 332 मीटर पर सेकंड। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकंड, 332 मीटर पर सेकंड। अब आपके पास ऑप्शन थोड़ा सा विचित्र दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1.1 माइल पर सेकंड, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 550 यार्ड पर सेकंड, 550 यार्ड पर सेकंड, तीसरा दिया हुआ है 1100 फीट पर सेकंड, और चौथा क्या दिया है, चौथा दिया है 1100 मील पर सेकंड। अब भाई थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाइए, है ना, और सवाल को बना लीजिए। तो सबसे पहले सब हमको डाटा पता होना चाहिए तब भी बनेगा। अब देखिए यहाँ पर
सबसे पहला बात जानिए कि 1 माइल जो होता है 1 माइल ये इज इक्वल टू होता है 1600 मीटर। तो 1.1 माइल बोला, इसका मतलब कितना हो गया? 1 माइल बोला तो 1600, 0.1 तो फिर 160। 1.1 का मतलब कितना हुआ? 1 माइल का मतलब 1600, 0.1 का मतलब 160, तो 1600 160 1760 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये तो नहीं होगा, पहला वाला कहानी खत्म, ए ऑप्शन नहीं होगा। बी आ जाओ 550 यार्ड पर सेकेंड। तो 1 यार्ड बराबर कितना होता है? तो ये सब डाटा कुछ है जो याद रखना पड़ता है, ये नहीं कि आपके लिए नहीं है, आप ही के लिए है। तो 1 यार्ड बराबर कितना होता है? तो ये होता है 0.91 मीटर लगभग, एग्जैक्ट याद रखने का ज़रूरत नहीं है, 0.91 मीटर। अब 0.91 मीटर है, इसको 550 से गुना करो तो देखो तो 332 आता है, तो नहीं आएगा। ये तो बात का पता है कि 9 × 5 = 45, तो ऐसे ही हो रहा है, तो कहाँ से 332 आएगा? तो ये आंसर नहीं होगा। अब आ जाओ 1100 फीट पर सेकेंड। तो देखो 1 फुट बराबर, फुट हो गया सिंगुलर एक वचन, और फीट हो गया बहुवचन। तो 1 फुट बराबर कितना होता है? तो 1 फुट बराबर होता है 0.303 मीटर, 0.305 होता है, 305 मीटर। अब देखो तो 0.305 को 1100 से गुना करो तो देखो तो 0.305 बोला जाओ ना, 0.3 है याद रखो। तो 1100 गुना 0.3, तो एगो सुनना तो खत्म, 110 गुना 3 330 आ गया लगभग, आंसर हो गया। तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1100 फीट पर सेकेंड। तो ये यूनिट है, थोड़ा सा देख लेना। 1 फुट कितना है? 0.305 मीटर, 305 मीटर। 0.305 को खाली 0.3 समझो, इतने समझो, 0.3 है ये। अब 0.3 को 1100 से गुना करो तो देखो आ जाएगा कितना आ जाएगा? 0 से 1 पॉइंट कटेगा, देखो 1100 गुना 0.3, पॉइंट से 0 कट गया, 110 गुना 3 लगभग आ गया 330 मीटर पर सेकेंड। लगभग आराम बन के क्वेश्चन बन गया। अब एग्जैक्ट डाटा, लेकिन ये सब याद रखना, 1 माइल 1600 मीटर होता है, 1 यार्ड इतना मीटर होता है, 1 फुट इतना मीटर होता है। चलो तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो वो अपने साथ ले जाती हैं। अब ध्वनि तरंग यानी साउंड वेव है। अब वेव क्या होता है? प्रकाश भी तरंग है, ध्वनि भी तरंग है ना, ये सब तरंग है। तो तरंग जो होता है वेव, ये क्या होता है? ये एक प्रकार का डिस्टरबेंस होता है, एक प्रकार का विक्षोभ होता है, जो किसी जगह मान लो क्रिएट होता है तो वो दूसरे जगह पहुंच जाता है। अब आप जैसे कि जानते हैं कि वायु में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होता है। वायु में ध्वनि जो होता है वो क्या होता है? अनुदैर्ध्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, और वह संपीड़न और विरलन के रूप में गमन करती है। यानी हवा दबता है फैलता है, दबता है फैलता है। तो दबता है तो इसको संपीड़न कहते हैं, अब फैलता है तो इसको विरलन कहते हैं। तो हवा दबते फैलते हुए, मान लो कि हम यहाँ बोले तो यहाँ का एयर डिस्टर्ब हुआ तो संपीड़न विरलन हुआ। ये बगल वाला को डिस्टर्ब कराया, उसमें संपीड़न विरलन हुआ। ये बगल वाला को कराया, उसमें संपीड़न विरलन हुआ। तो इस प्रकार यहाँ से लेकर के दूसरे जगह तक डिस्टर्बेंस के थ्रू एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। क्या ट्रांसफ़र होता है? एनर्जी। तो ध्वनि तरंग जब यात्रा करती है तो यहाँ पर न द्रव्यमान ट्रांसफ़र होता है, न आपका विभवांतर ट्रांसफ़र होता है, न ध्वनि ट्रांसफ़र होता है। ध्वनि में क्या होता है कि एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है। फिर से समझ लो, जब ध्वनि तरंग वायु में गमन करती है तो वह लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है, यानी अनुदैर्ध्य तरंग होता है, ये आपको मालूम है। और ये संपीड़न और विरलन के रूप में ध्वनि तरंग यात्रा करती है। आप पढ़े होंगे कि ध्वनि तरंग जब वायु में गमन करती है तो संपीड़न और विरलन के रूप में करती है। ये पूरी प्रक्रिया एडियाबेटिक होती है, यानी रुद्धोष्म होता है। मतलब हवा का टेम्परेचर चेंज होता है, हवा की कुल ऊष्मा कांस्टेंट रहती है, तो इसको एडियाबेटिक कहा जाता है। टोटल हीट कांस्टेंट है लेकिन टेम्परेचर चेंज करता है, तापमान बदलते रहता है, ऊष्मा नियत रहता है, तो इसको एडियाबेटिक कहते हैं। तो इसमें हवा दबता है, यहाँ का हवा दबा रिलैक्स किया, बगल वाला हवा दबा रिलैक्स किया, ये बगल वाले को दबाया फिर वो रिलैक्स किया, ये बगल वाले को। तो इस प्रकार से क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। तो जब एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है तो क्या हो जाएगा आंसर? क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब ध्वनि तरंग चलती है तो वह अपने साथ क्या ले जाती है? ऑप्शन में पहला द्रव्यमान है, दूसरा ध्वनि है। ध्वनि तो होगा नहीं,
तीसरा ऊर्जा है, आंसर हो जाएगा ऊर्जा। विभवांतर तो होना नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लांट्स में किसके द्वारा होता है? सब आपको मालूम है कि पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं। इस छोटे छोटे रंध्र को हम कहते हैं स्टोमेटा, और इस स्टोमेटा के द्वारा गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी गैसों का विनिमय पौधा और वातावरण के बीच में होता है इन सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा, और इन सूक्ष्म छिद्रों को कहा जाता है स्टोमेटा। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, स्टोमेटा। बी नंबर ऑप्शन एक देखिएगा, यह है ऑप्शन लेंटिसेल्स। बी नंबर है लेंटिसेल्स। अब लेंटिसेल्स क्या होता है? तो ये जो लेंटिसेल्स होते हैं, जो वुडी प्लांट्स होते हैं, यानी जो काष्ठीय पौधे होते हैं, इनके तनों में उभरे हुए छिद्र होते हैं। काष्ठीय पौधों के तनों में उभरे हुए जो छिद्र होते हैं, इन उभरे हुए छिद्र को कहा जाता है लेंटिसेल्स, और इस लेंटिसेल्स के द्वारा भी वातावरण और पौधों के जो उत्तक होते हैं उनके बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। तो वुडी स्टेम्स जो होते हैं, जो आपके काष्ठीय शाखाएं होती हैं, उनके सतह पर जो उभरे हुए रंध्र या छिद्र होते हैं, उनको हम लोग लेंटिसेल्स कहते हैं, और इस लेंटिसेल्स के द्वारा गैसियस एक्सचेंज होता है। सी नंबर होता है आपका ऑप्शन है क्यूटिकल। तो ये क्यूटिकल क्या होता है? तो क्यूटिकल क्या होता है कि पत्तियों के ऊपर या शूट्स के ऊपर, तनाओं के ऊपर एक कहिए कि वाटरप्रूफ लेयर एक होता है, यानी कि एक वाटरप्रूफ लेयर होता है। वाटरप्रूफ का मतलब होता है जल प्रतिरोधी एक परत होता है, और ये जल प्रतिरोधी परत जो होता है, ये होता है आपका क्यूटिकल का। ये होता कहाँ है? लीव्स और स्टेम्स पर, पत्तियों के सतह पर, लीव्स के स्टेम, आपके तनाओं के सतह पर, यहाँ सब होता है आपका क्यूटिकल प्रेजेंट। और ये जो इवापोरेशन को रोकता है, यानी वाष्पीकरण को रोकता है, तो ये गैसियस एक्सचेंज करने में मदद नहीं करता है। तो क्यूटिकल तो आंसर हुआ नहीं। लेंटिसेल्स ऑप्शन है, स्टोमेटा ऑप्शन है, डी नंबर ये सभी। तो जब क्यूटिकल नहीं है ऑप्शन, तो ये सभी नहीं होगा, तब आंसर क्या होगा? तब आंसर होगा स्टोमेटा, क्योंकि मेन जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो किससे होता है? स्टोमेटा से होता है। इसलिए 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8 पर। क्वेश्चन नंबर है 8। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? यानी जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया? क्वेश्चन ये है, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया, यानी कि जेनेटिक्स शब्द किसने प्रयोग किया? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ग्रेगर मेंडल। तो आपको मालूम है कि ग्रेगर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले इसका अध्ययन स्टार्ट भी किया था, लेकिन इन्होंने जेनेटिक्स टर्म यूज़ नहीं किया था। ये बहुत सारा सिद्धांत दिए थे मटर के पौधा पर एक्सपेरिमेंट करते हुए, है ना। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो कहा जाता है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, या लॉ ऑफ सिग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ये सब कुछ सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया, लेकिन इन ये टर्म जेनेटिक्स यूज़ नहीं किए थे, इसलिए पहला ऑप्शन ग्रेगर मेंडल नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन है सी कॉरेंस। कॉरेंस जो है वह आपके मेंडल के ही स्टडी को आगे लेकर के गया, और वो फिर से एक बार अनुवांशिकता का नियम को ध्यान से पढ़ा, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। म्यूलर जो है वह उत्परिवर्तन के बारे में मेनली पढ़ा था, लेकिन वो भी जेनेटिक्स टर्म यूज़ नहीं किया, तो यहाँ आंसर होगा डब्ल्यू बेटसन। बेटसन जो है उन्होंने अनुवांशिकी का जो टर्म है यूज़ किया था, अनुवांशिकी शब्द इन्होंने ही प्रयोग किया अनुवांशिकी के विज्ञान के लिए। और अगर ये क्वेश्चन पूछे कि जीन शब्द किसने प्रयोग किया, तो उसका नाम होगा जोहानसन। याद रखिए, जीन शब्द जो प्रयोग किया उसका नाम है जोहानसन। जोहानसन। तो अगर पूछा जाए फादर ऑफ जेनेटिक्स तो मेंडल, जीन शब्द किसने यूज किया, तो आंसर होगा जोहानसन।
और जेनेटिक्स टर्म किसने दिया या जीन टर्म किसने दिया, तो जोहानसन, और जेनेटिक टर्म किसने दिया, तो वो होगा बेटसन। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, डब्ल्यू बेटसन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9th नंबर, एरोजोल है। देखो क्वेश्चन है एरोजोल। तो एरोजोल क्या होता है? एरोजोल एक सॉल्यूशन होता है, एक विलयन होता है, और इस विलयन में जो विलायक होता है यानी जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट का हिंदी होता है विलायक, जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसको विलायक कहते हैं यानी सॉल्वेंट कहते हैं। तो एरोजोल सबसे पहले जानिए ये एक सॉल्यूशन है यानी, और इस विलयन में सॉल्वेंट का हिंदी होता है विलायक। विलायक जो होता है यानी जो ज़्यादा मात्रा में होता है वह होता है गैस। सॉल्वेंट यानी विलायक जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो होता है गैस, और जो सॉल्यूट इसमें होता है, सॉल्यूट का हिंदी होता है क्या अच्छी, विलेय। सॉल्यूट का हिंदी होता है विलेय, और विलेय इसमें या तो होता है ठोस और नहीं तो होता है लिक्विड यानी द्रव। तो ये क्या होता है? यह होता है गैस में ठोस या गैस में द्रव का विलयन। तो गैस में ठोस या गैस में द्रव का जो विलयन होता है उसको एरोजोल कहते हैं। जो कुहासा है वह एरोजोल का एग्जाम्पल है, जो धुआं है वह एरोजोल का एग्जाम्पल है। देखो धुआं में ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, गैस, तो गैस हो गया सॉल्वेंट विलायक, और कम मात्रा में क्या होता है, डस्ट के पार्टिकल्स, धूलकण। धूलकण क्या होता है, ठोस। तो धुआं क्या है, गैस में ठोस, तो ये एरोजोल हुआ। कुहासा में ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, गैस, और कम मात्रा में क्या होता है, जल। तो गैस में जल कुहासा में हुआ, तो कुहासा भी क्या हो गया, एरोजोल। तो एरोजोल क्या हो सकता है, एरोजोल हो सकता है सॉलिड या लिक्विड जब गैस में घुला हो। जब ठोस या द्रव गैस में घुला होता है तो फिर इसको कहा जाता है, इस सॉल्यूशन को कहा जाता है एरोजोल। क्या कहेंगे, एरोजोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर कहता है 10, एक जलीय घोल का OH माइनस सांद्रण दिया हुआ है 1 × 10⁻⁻⁴। OH माइनस सांद्रण ये दिया हुआ है 1 × 10⁻⁻⁴। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि बताइए इसका pH मान कितना है। तो देखो pH मान निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो pH मान दो तरीके से, माने कि pH मान जो होता है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है pH = -log H+। pH = -log H+। अगर कहते हैं किसी विलयन का pH मान उसके हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम का लघुगणक होता है। मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का व्युत्क्रम, हाइड्रोजन आयन क्या हुआ, H+ के सांद्रण, तो ब्रैकेट में लिखे के व्युत्क्रम यानी ये का लॉग, ये तो log 1/H+ को ही -log H+ लिखता है। यही pH का डेफिनेशन है। किसी विलयन का pH मान उसके हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम यानी 1/H+ का लॉग होता है, तो इसको -log H+ लिखता है। तो यहाँ से जब H+ दिया रहता है तो pH निकलता है, और उसी प्रकार से अगर OH माइनस दिया रहे तो POH निकलता है यानी हाइड्रोक्सिल आयन, पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। यह हुआ पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। PH पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, POH पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। pH हो गया पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, POH हो गया पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, और ये = हो गया -log OH-, यानी इसको भी ऐसे लिखेंगे तो log 1/OH-। तो ये हम सिर्फ ऐसे समझाने के लिए लिख रहे हैं कि इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ से POH OH- जब दिया हुआ है तो POH निकाल लो। तो POH बराबर कितना हो जाएगा, POH बराबर हो जाएगा -log और OH- का वैल्यू 1 × 10⁻⁻⁴। अब आप जानते हो कि log 10⁻⁻4 का वैल्यू तो -4 होगा। log 10⁻⁻4 का वैल्यू कितना होगा, -4। अब माइनस माइनस से गुना होगा तो कितना होगा, प्लस। तो POH हो गया 4, तो POH निकल गया। चलिए POH निकल गया तो अब pH भी निकल जाएगा। क्यों,
क्योंकि हम जानते हैं किसी भी विलयन के लिए pH और pOH का मान हमेशा जो होता है वह होता है 14। किसी भी सॉल्यूशन के लिए pH और pOH का मान हमेशा 14 होगा। तो pH मान आपको निकालना है। अब pOH मान आपको दिया हुआ है, pOH मान कितना दिया जी, pOH मान कितना निकाला 4, तो इज इक्वल टू कितना हो गया 14। तो बताओ pH कितना हो जाएगा, ये pH हो गया 14 माइनस 4 यानी कितना हो गया 10। तो pH हो गया आपका 10। तो अगर हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण दिया हुआ है तो pOH निकलेगा, और अगर हाइड्रोजन आयन सांद्रण दिया रहेगा तो pH निकलेगा। या तो pH निकाल लो या pOH निकाल लो, जो जैसा दिया हुआ H प्लस दिया था pH निकालना, OH माइनस दिया तो pOH निकालना। और ये याद रखना है कि किसी भी सॉल्यूशन के लिए pH और pOH का मान हमेशा 14 होता है, हमेशा 14 होगा। pH और pOH को जोड़ दोगे तो हमेशा 14 होगा। तो pOH निकल गया 4, तो pH निकल जाएगा कितना 10। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10। अब आइए क्वेश्चन नंबर है 11। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फेल्सपार अयस्क है। क्वेश्चन क्या पूछा, फेल्सपार अयस्क किसका है। तो ये जो अयस्क होता है या तो पोटेशियम का या कैल्शियम का या सोडियम का एल्यूमिनो सिलिकेट होता है। पोटेशियम का या सोडियम का या कैल्शियम का एल्यूमिनो सिलिकेट, एल्यूमिनो सिलिकेट। अगर इसमें भी मेनली पूछेगा तो मेनली होता है पोटेशियम का, यानी फेल्सपार पूछेगा तो कहेंगे पोटेशियम एल्यूमिनो सिलिकेट। लेकिन इसमें पोटेशियम भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, कैल्शियम भी, यानी हो सकता है पोटेशियम एल्यूमिनो सिलिकेट, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट या कैल्शियम एल्यूमिनो सिलिकेट। अब ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है मैग्नीशियम, कैल्शियम, तांबा और नॉट। तो देखो पोटेशियम तो है नहीं, अगर मेनली पूछेगा तो याद रखना पोटेशियम एल्यूमिनो सिलिकेट होगा फेल्सपार। लेकिन इसके अलावा इसमें सोडियम और कैल्शियम का भी एल्यूमिनो सिलिकेट होता है। अब ऑप्शन में पोटेशियम नहीं है, इसलिए आंसर होगा कैल्शियम। आंसर हो जाएगा कैल्शियम का एल्यूमिनो सिलिकेट, यानी 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए तो 11 क्वेश्चन पूछा कि फेल्सपार किसका कैल्शियम किसका अयस्क है, तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम का। क्योंकि फेल्सपार है क्या, फेल्सपार है पोटेशियम का या सोडियम का या कैल्शियम का एल्यूमिनो सिलिकेट। इसमें मेनली पूछेगा तो किसका है, पोटेशियम का। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर है 12। निम्न में कौन सी अक्रिय गैस नहीं है। अब आप जानते हो कि अक्रिय गैस उसको कहा जाता है जो रिएक्ट नहीं करता है और जो एक परमाणविक होता है, मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक का मतलब होता है कि इस अणु में एक ही परमाणु होगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन और रेडॉन, ये 6 ही अक्रिय गैस है। हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, ज़ीनॉन है और रेडॉन है। अब इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा अक्रिय गैस नहीं है, तो अक्रिय गैस कौन सा नहीं है। अब देखिए ऑप्शन में आप पहचानिए, ऑप्शन में दिया हुआ है रेडॉन, तो रेडॉन तो अक्रिय गैस है। आर्गन, आर्गन भी अक्रिय गैस है। सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक, इसको सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में रखा गया है। इसमें मेटल और नॉन मेटल का दोनों गुण है, इसको मेटालॉइड भी यानी उपधातु भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन में सिलिकॉन तो नहीं है, आंसर हो गया सिलिकॉन। अब यहाँ क्वेश्चन पूछता है कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो आर्गन। वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन। अब ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला अक्रिय गैस हीलियम, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हीलियम और वायुमंडल में सबसे ज्यादा आर्गन। अब वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस रेडॉन। कैंसर में प्रयोग होने वाला भी रेडॉन। क्या क्या बोले, वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाया जाता है आर्गन, वायुमंडल में नहीं पाया जाता है रेडॉन, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाता है अक्रिय गैस हीलियम, और रेडॉन का प्रयोग जो होता है वह होता है कैंसर के उपचार में। सबसे ज्यादा अक्रिय गैस यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस ज़ीनॉन। नियॉन
साइन ट्यूब जो आता है, जो प्रचार के लिए जो लाइट यूज़ होता है, देखा होगा नोकिया वोकिया सैमसंग उमसंग जो लिखा रहता है एडवर्टाइजमेंट के लिए जो होता है लैंप, उसमें यूज़ किया जाता है नियॉन गैस। आपके ट्यूबलाइट में यूज़ होता है आर्गन गैस। बल्ब में भरा होता है आर्गन और पारा का मिश्रण। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन है, लेकिन फिलहाल अभी क्वेश्चन था कि कौन सा अक्रिय गैस नहीं है, आंसर हो जाएगा आपका सिलिकॉन। लेकिन 3-4 पॉइंट फिर भी याद रखिए। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हीलियम, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा आर्गन, ब्रह्मांड में नहीं पाया जाने वाला रेडॉन, सबसे ज़्यादा यौगिक बनाने वाला ज़ीनॉन। तो ये सब कुछ माने कि अक्रिय गैसों के बारे में आपको बताएं। अब आ जाइए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणु का आयतन क्या होता है? ग्राम अणु, देखो ग्राम अणु या ग्राम परमाणु का मतलब होता है 1 मोल। बात समझ लो, ग्राम अणु का मतलब या ग्राम परमाणु का मतलब 1 मोल। अगर ग्राम अणु बोला तो मतलब 1 मोल अणु, अगर ग्राम परमाणु बोला तो इसका मतलब 1 मोल परमाणु। ग्राम अणु बोला तो 1 मोल अणु, और ग्राम परमाणु बोला तो 1 मोल परमाणु। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? देखो एसटीपी पे पूछता, अगर एसटीपी पे पूछता तब तो आंसर हो जाता 22.4 लीटर, लेकिन यहाँ एसटीपी पर कोई थोड़ी ना पूछ रहा है कि कितना होता है। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे आदर्श गैस समीकरण, और आदर्श गैस समीकरण क्या है? PV = nRT। P हो गया प्रेशर दाब, V हो गया वॉल्यूम आयतन, N हो गया नंबर ऑफ मोल, R हो गया गैस नियतांक, और T हो गया तापमान। अब यहाँ N का वैल्यू लिया है 1, 1 मोल रखना है, तो यहाँ RT × RT = वॉल्यूम और प्रेशर P। वॉल्यूम निकालना है तो V = हो जाएगा RT/P। यहाँ ये नहीं कि 22.4 लीटर दे देना है, क्योंकि 22.4 लीटर होता है STP पर। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर सामान्य ताप और दाब पर 1 ATM और 273 डिग्री 273 केल्विन यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर पूछता तो हम बोलते 22.4 लीटर है, लेकिन यहाँ 22.4 लीटर ऑप्शन में है, लेकिन क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है भाई। क्वेश्चन तो पूछ रहा है क्या? क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होगा। आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणु आयतन कितना होगा? तो आंसर होगा RT/P, यानी ऑप्शन नंबर होगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, क्रिटिनिज्म क्या है? अब जानते हो कि क्रिटिनिज्म एक रोग होता है, और ये रोग तब होता है जब बच्चों में थायरॉक्सिन हार्मोन सही मात्रा में सिक्रिट नहीं होता है। तो इससे के कारण उसका जो ग्रोथ होता है, विकास जो होता है मस्तिष्क का या शरीर का, वह सही रूप से नहीं हो पाता है। तो जब मस्तिष्क का विकास सही रूप से न हो, उसका शारीरिक विकास सही रूप से न हो, तो वह बच्चा क्रिटिनिज्म से पीड़ित होता है। ये बच्चों का बीमारी है, हाइपोथायरॉयडिज्म का एक माने कि रिजल्ट होता है। हाइपो मतलब होता है कम, तो जब थायराइड ग्लैंड कम एक्टिव होता है तो वह थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन कम करेगा, और इस स्थिति में बच्चों में जो बीमारियां होती हैं वह होते हैं आपकी क्रिटिनिज्म, जिसमें उसका सही से मानसिक विकास नहीं हो पाता है। तो आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पर। सुक्रोज में होता है, तो सुक्रोज क्या होता है? चीनी, जिसको आप टेबल शुगर भी कहते हो। खाने वाला जो चीनी होता है वो होता है सुक्रोज। जो आप चीनी खाते हैं, चाय में जो चीनी डालते हैं या खीर बनाने में जो चीनी डालते हैं, वह आपका कहलाता है टेबल शुगर। जैसे खाने वाला नमक होता है टेबल सॉल्ट NaCl, तो खाने वाला जो चीनी होता है उसको हम टेबल शुगर कहते हैं, और वो सुक्रोज है, गन्ना से प्राप्त होता है। और ये सुक्रोज जो होता है ये डाइसैक्राइड है, मतलब 2 प्रकार के शुगर से मिलकर बना है। सुक्रोज जो होता है ये एक डाइसैक्राइड होता है, यानी 2 प्रकार के शुगर से मिलकर बना होता है। इसमें एक शुगर जो होता है वह होता है ग्लूकोज, और दूसरा जो शुगर होता है वो होता है फ्रक्टोज।
तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का कॉम्बिनेशन होता है सुक्रोज, और इस सुक्रोज को कहा जाता है टेबल शुगर, यानी खाने वाला चीनी। ये हो गया आपका टेबल शुगर। दूसरा देखो, एक होता है लैक्टोज। ये जो लैक्टोज होता है इसको कहते हैं मिल्क शुगर। ये क्या है? ये है आपका मिल्क शुगर। ये है आपका मिल्क शुगर। और ये जो मिल्क शुगर होता है इसमें क्या होता है? इसमें होता है आपका ग्लूकोज और साथ में होता है गैलेक्टोज। एक होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है गैलेक्टोज। तो ये लैक्टोज हुआ, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का कॉम्बिनेशन। ये मिल्क शुगर है, दूध में जो शक्कर पाया जाता है। और सुक्रोज हो गया टेबल शुगर, इसमें होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सुक्रोज में होता है, तो ऑप्शन हो गया बी नंबर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। क्वेश्चन नंबर है 16, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन का पाचन कहाँ होता है? मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? अब आप तो जानते हैं कि सबसे खाना का जो 30% अंश होता है, कार्बोहाइड्रेट का 30% अंश, वह तो आपका मुंह में पच जाता है, लेकिन केवल कार्बोहाइड्रेट का। स्टोमक जो होता है अमाशय, उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। कहाँ पर? स्टोमक में। तो प्रोटीन का पाचन वहाँ होता है, फैट का पाचन होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता है। ये जो छोटी आंत होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें पैंक्रियाज से भी जूस पहुँचता है, जो अग्न्याशय होता है वहाँ से भी आपका खाना पचाने वाला जो एंजाइम होता है वो पहुँचता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन अपना भी कुछ जूस का स्रावन करता है, कुछ एंजाइम का स्रावन करता है। तो सबसे ज़्यादा जो भोजन पचता है वह पचता है छोटी आंत में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन होता है, पाचन होता है, फैट का भी पाचन होता है, प्रोटीन का भी पाचन होता है। तो सभी ये जो खाद्य पदार्थ हैं इन सब का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। देखो, माउथ का बात करोगे तो क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है? माउथ है, इसोफेगस है जो फूड पाइप है, उसके बाद स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। यहीं के बीच में जो होना है सो होगा। तब माउथ में केवल कार्बोहाइड्रेट पचता है, उसका 20-30% अंश, मेनली 30% कहता है। ये जो फूड पाइप होता है उसमें तो कुछ पचना नहीं है। छोटी आंत में सॉरी अमाशय जो होता है स्टोमक, उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं पचता है। तो जो पचना है, सबसे ज़्यादा पाचन होना है, वह होना है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। याद रखिएगा, स्टोमक में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। कारण होता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है वह किस माध्यम में होता है? क्षारीय माध्यम में। जबकि अमाशय में HCl के स्रावन के कारण वहाँ माध्यम अम्लीय हो जाता है, इसलिए पाचन नहीं होता है स्टोमक में कार्बोहाइड्रेट का। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर का में अधिकांश पाचन कहाँ होता है? तो आंसर हो गया अमाशय में। आंसर हो गया छोटी आंत में। अमाशय में याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत का मेनली का जो होता है वह होता है एब्जॉर्प्शन का, अवशोषण का। वाटर को एब्जॉर्ब करना, या जो डाइजेस्टेड फूड है, पचा हुआ भोजन है, उसको अवशोषण करना, ये काम होता है आपका बड़ी आंत का। तो ये 16 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत। अब आइए 17 नंबर, निम्न का मिलान करें। मिलाना है आपको। 4 बीमारी दिया हुआ है और उसके संबंधित उसके अंग दिए हुए हैं, बहुत सिंपल है। पहला ऑप्शन है मोतियाबिंद, कैटरैक्ट। मोतियाबिंद में क्या होता है? मोतियाबिंद जो होता है उसमें लेंस के ऊपर एक झिल्ली बन जाता है। आँख में होता है लेंस, और लेंस के ऊपर एक झिल्ली बन जाता है, जिसके कारण आदमी को धुंधला दिखाई देता है या बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। तो ये आँख का रोग है, नेत्र का। तो मोतियाबिंद हो गया आपका आँख का। तो ए को मिला होगी 2 से। इसमें क्या होता है? इसमें याद रखिएगा लेंस के ऊपर एक झिल्ली बन जाता है, जिसके कारण प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो पाता। बी नंबर आ जाइए, पीलिया। पीलिया हो गया जॉन्डिस, और जॉन्डिस में क्या होता है? बिलिरुबिन का मात्रा बढ़ता है, और बाइल जूस का सिक्रीशन कहाँ से होता है? लीवर से होता है। यानी अगर पीलिया हो रहा है, जॉन्डिस हो रहा है, तो उसका कारण कहीं ना कहीं लीवर है। तो बी आपका दिया हुआ है पीलिया, तो पीलिया हो गया यकृत। 3 हो गया।
सी नंबर दिया हुआ है मधुमेह। तो ये मधुमेह जो होता है ये इंसुलिन का सिक्रीशन अगर नहीं होता है, इंसुलिन का अगर स्रावन नहीं होता है तो ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता है, क्योंकि इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। तो यहाँ इंसुलिन सी नंबर किससे है? पाचन ग्रंथि। और कौन सा पाचन ग्रंथि? पैंक्रियास, अग्न्याशय में जो ग्रंथियाँ होती हैं। आपको मालूम है कि अग्न्याशय में एक होता है लैंगरहैंस का द्वीपिका, और उसके बीटा कोशिका से स्रावन होता है किसका? इंसुलिन का। तो सी नंबर जो हो गया वह हो गया आपका कौन सा? क्या दिया हुआ है? पाचन ग्रंथि, सी का 4। और डी नंबर एक बीमारी है, वो बीमारी का नाम है स्टोमाटाइटिस। तो स्टोमाटाइटिस जो होता है वो माउथ का इन्फेक्शन होता है, माउथ में आता है, लिप का भी इन्फेक्शन हो सकता है, थ्रोट का भी इन्फेक्शन हो सकता है, टंग का भी इन्फेक्शन हो सकता है, यानी जीभ का, गला का, होठ का। तो ओवरऑल कहिए कि मुंह का इन्फेक्शन है। यहाँ जीभ दिया हुआ है तो चलिए 1 जीभ दिया हुआ है तो मिलाएंगे तो 2 3 4 1। मोतियाबिंद हो गया आँख का, पीलिया हो गया यकृत का, मधुमेह हो गया पाचन ग्रंथि, स्टोमाटाइटिस हो गया जीभ। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है वायु निम्नलिखित में क्या है? अब वायु क्या है? आप जानते हैं वायु का डेफिनेशन आप पढ़े हैं कि वायु विभिन्न गैसों का समांगी मिश्रण है। विभिन्न गैसों का समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब पूरे आयतन में विभिन्न गैसों का अनुपात एक समान है। ये नहीं कि कहीं ऑक्सीजन ज़्यादा है कहीं नाइट्रोजन ज़्यादा है। पूरे आयतन में, वायुमंडल में जितनी हवा है उसके पूरे आयतन में विभिन्न गैसों का अनुपात सब जगह एक समान है, इसीलिए इसको समांगी कहते हैं। और मिश्रण है क्योंकि वायु का कोई फॉर्मूला नहीं लिख सकता। वायु में मेनली चलो सबसे ज़्यादा मात्रा में गैस है नाइट्रोजन 78% के आसपास, उसके बाद ऑक्सीजन है 21% के आसपास, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% के आसपास। लेकिन आसपास बोल रहे हैं, इसकी मात्रा बढ़ते घटते रह सकती है। और इसमें जो गैस है वो आपस में रिएक्ट करके कोई नया गैस नहीं बना रहे, इसलिए हम इनको कंपाउंड नहीं कहेंगे, यौगिक नहीं कहेंगे। इसलिए अगर क्योंकि यौगिक का एक निश्चित फॉर्मूला होता है और उसमें एलिमेंट का केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, तत्व रासायनिक रूप से अभिक्रिया करके एक नया प्रकार का पदार्थ बनाते हैं, तब उसको हम यौगिक कहेंगे। यहाँ क्वेश्चन क्या है कि वायु निम्नलिखित में क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा एक मिश्रण, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा वायु विभिन्न गैसों का समांगी मिश्रण है। क्या कहेंगे? वायु विभिन्न गैसों का समांगी, समांगी को इंग्लिश में कहते हैं होमोजीनियस मिश्रण, यानी होमोजीनियस मिक्सचर। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटाने के लिए लगाने वाले बल को क्या कहते हैं? तो देखो, मान लो कि ये एक सपोर्ट है और यहाँ से कोई स्प्रिंग लटका हुआ है। तो जब हम इस स्प्रिंग को इधर खींचते हैं, फोर्स लगाते हैं, और जब इस फोर्स को छोड़ेंगे तो ये स्प्रिंग अपने लंबाई को वापस प्राप्त करेगा। यहाँ से इसको खींचे और जैसे ही इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो स्प्रिंग फिर से अपना लंबाई प्राप्त करेगा। तो ये स्प्रिंग में वह बल जो इसको वापस अपने मूल लंबाई पर लाने का प्रयास करती है, उस बल को कहा जाता है रीअस्टोरिंग फोर्स। क्या कहेंगे? रीअस्टोरिंग फोर्स। और ये हिंदी में इसको कहते हैं प्रत्यानयन बल या प्रत्यानयन बल। और अगर हम इसको लिखते हैं F से, तो F बराबर होता है -kx। यहाँ पर K हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग काठिन्य या स्प्रिंग नियतांक इसको कहते हैं, स्प्रिंग नियतांक। और x हो गया लंबाई में परिवर्तन, स्प्रिंग के लंबाई में परिवर्तन, वृद्धि या कमी। याद रखिएगा यह हमेशा जिधर लंबाई होगा परिवर्तन, जिधर लंबाई का चेंज आएगा उसके अपोजिट में लगेगा। जैसे ऐसे खींच रहे तो लंबाई इस दिशा में लग रहा है, तो प्रत्यानयन बल इस दिशा में लगेगा, इसीलिए ये माइनस है। जब हम इसको ऐसे नीचे की ओर खींचेंगे तो स्प्रिंग का लंबाई इस दिशा में बढ़ा, तो स्प्रिंग अपने लंबाई को वापस प्राप्त करने के लिए इस दिशा में बल लगाएगी। हम खींचे इधर, अपना लंबाई वापस प्राप्त करने के लिए इस दिशा में बल लगाया, तो ये देखो जिधर डिस्प्लेसमेंट है, जिधर लंबाई परिवर्तन है, उसका अपोजिट। अगर इसको ऐसे दबाते स्प्रिंग को, तो अगर ऐसे दबाते तो लंबाई इधर चेंज होता,
और जब इसको हटाते तो फिर इधर आता, तो प्रत्यानयन बल इस डायरेक्शन में। तो लंबाई अगर इधर चेंज करेगा तो प्रत्यानयन बल इधर लगेगा, लंबाई अगर नीचे चेंज करेगा तो प्रत्यानयन बल ऊपर लगेगा। तो प्रत्यानयन बल हमेशा लंबाई जिधर परिवर्तित हो रही है उसके विपरीत दिशा में लगेगा, इसीलिए यहाँ पर माइनस है। F इज -kx प्रत्यानयन बल निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब आ जाइए लास्ट क्वेश्चन, उत्प्लावी बल निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 20, उत्प्लावी बल यानी होता है बायोंसी फोर्स। बायोंसी फोर्स क्या होता है? कहता है कि जब हम लोग किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबाते हैं, या तो पूरी तरह से या उसका थोड़ा भाग अंदर थोड़ा भाग बाहर, तो अंशतः कहते हैं। चलो आर्किमिडीज का सिद्धांत ही याद कर लो। जब किसी वस्तु को अंशतः या पूर्णतः किसी द्रव में डुबाया जाता है तो वस्तु के भार में कुछ आभासी कमी आती है जो वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। तो भार में कमी, वस्तु के भार में कमी, तो कहता है जब किसी वस्तु को अंशतः पूर्णतः किसी द्रव में डुबाते हैं तो वस्तु के भार में जो कमी आती है वह वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। तो वस्तु के भार में कमी बराबर विस्थापित द्रव का भार। याद करिए, आर्किमिडीज सिद्धांत से ही बन जाएगा कि जब किसी वस्तु को अंशतः या पूर्णतः किसी द्रव में डुबाते हैं तो वस्तु के भार में जो कमी आती है वह वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। तो वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर, यानी ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन दिया है तरल की गहराई पर, नहीं होगा। विस्थापित तरल के घनत्व पर, ये भी नहीं। विस्थापित तरल के केवल आयतन पर नहीं, विस्थापित तरल के भार पर, विस्थापित द्रव के भार पर। और अगर उत्प्लावी बल निकालना है तो उत्प्लावी बल B बराबर होता है VdG। याद रखिए, यह उत्प्लावन बल निकालने का फॉर्मूला होता है। यह B हो गया उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल, और V हो गया वस्तु का द्रव में डूबा आयतन। वस्तु का आयतन नहीं बोल रहे हैं, जितना द्रव में डूबा रहेगा उतना ही आयतन लेना है। तो वस्तु का द्रव में डूबा आयतन, बार बार समझ लो, वस्तु का द्रव में डूबा आयतन। और D जो हो गया, ये हो गया द्रव का घनत्व, और G हो गया गुरुत्वीय त्वरण। तो वस्तु का द्रव में डूबा आयतन, D हो गया द्रव का घनत्व, वस्तु का घनत्व नहीं। तो उत्प्लावन बल जो होता है वह वस्तु के भार में कमी, यही है उत्प्लावन बल। ये जो है यही है उत्प्लावन बल, ये है उत्प्लावन बल, भार में कमी। और ये बराबर होता है विस्थापित द्रव का भार। तो जो वस्तु के भार में कमी आया वही उत्प्लावन बल है, और इस उत्प्लावन बल को निकालने का यह फॉर्मूला है। इसमें V वस्तु का द्रव में डूबा हुआ आयतन है, फिर से बोल रहे हैं, वस्तु का कुल आयतन नहीं है। D द्रव का घनत्व है। तो ये था आज का सेट, जिसमें कि 20 क्वेश्चन था। अच्छे से इसको देख लीजिएगा। अगर आपको किसी तरह का इसमें कोई डाउट है या कुछ ऐसा लग रहा है जो और आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस को डालिए, ठीक है। और मतलब कि ऑथेंटिक कमेंट ही कीजिएगा, कि जो भी आपके पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट्स हैं, ताकि हम उसको कम समय में देख करके आपके डाउट्स को अधिक से अधिक क्लियर कर सकें। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। अगर आप लोग को ये डिस्कशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ही हम लोग का हौसला बढ़ेगा। तो चलिए, तब तक कल तक के लिए फिर गुड नाइट, फिर कल मिलते हैं आप लोग से। बाय, थैंक यू।